नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इंसानी कल्पना को झकझोर कर रखा है। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर एक ऐसा साम्राज्य था जो आज के किसी भी साम्राज्य से कहीं अधिक विशाल और डरावना था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डायनासोरों के युग की। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये विशालकाय जीव पूरी तरह से मिट गए? आज हमारे साथ इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए मौजूद है जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर समीर। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि हर उस व्यक्ति को रोमांचित करता है जो पृथ्वी के इतिहास में रुचि रखता है। डायनासोरों का अंत केवल एक प्रजाति का खत्म होना नहीं था, बल्कि ये पृथ्वी के इतिहास का एक बहुत बड़ा रीसेट बटन था। समीर जी, जब हम डायनासोरों के गायब होने की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में एक विशाल एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह का आता है। क्या वाकई एक पत्थर के टुकड़े ने इतने बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया? देखिए, ये सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की पटकथा जैसा लग सकता है, लेकिन विज्ञान के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। ये कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जब लुइस और वॉल्टर अल्वारेस नाम के पिता पुत्र की जोड़ी ने दुनिया भर की मिट्टी की परतों में इरिडियम नाम की धातु की एक पतली परत खोजी। इरिडियम पृथ्वी की सतह पर बहुत दुर्लभ है, लेकिन एस्टेरॉयड्स में ये भारी मात्रा में पाया जाता है। ये परत ठीक उसी समय की है जब डायनासोर गायब हुए थे। इससे ये सिद्धांत निकला कि एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। लेकिन एक एस्टेरॉयड पूरी दुनिया के डायनासोरों को कैसे मार सकता है? क्या वो इतना बड़ा था कि उसने पूरी पृथ्वी को ढक लिया? वो एस्टेरॉयड लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, जो माउंट एवरेस्ट के आकार के बराबर है। वो मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में चिक्शुलुब नाम की जगह पर टकराया। जब वो टकराया तो उसकी गति लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उस टक्कर से पैदा हुई ऊर्जा करोड़ों परमाणु बमों के बराबर थी। टक्कर के तुरंत बाद हजारों मील तक आग का गोला फैल गया। समुद्र में सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी लहरें उठीं। लेकिन असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। असली तबाही से आपका क्या मतलब है? क्या टक्कर के तुरंत बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ था? नहीं, टक्कर तो बस शुरुआत थी। टक्कर के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत की धूल, चट्टानें और सल्फर वायुमंडल में चले गए। इसने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया। कल्पना कीजिए, सालों तक पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। इसे इम्पैक्ट विंटर कहा जाता है। जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंची तो पौधों ने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बंद कर दिया। पौधे मर गए तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर मरने लगे, और जब शाकाहारी मर गए तो उन पर निर्भर मांसाहारी डायनासोर भी भूख से खत्म हो गए। ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन जैसी लग रही है। लेकिन समीर जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि डायनासोरों के खत्म होने के पीछे केवल एस्टेरॉयड ही नहीं था। भारत की डेक्कन ट्रैप्स यानी दक्कन के पठार का भी इसमें बड़ा हाथ था। इसमें कितनी सच्चाई है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। वैज्ञानिक जगत में ये एक बड़ी बहस का विषय रहा है। भारत में जो आज हम दक्कन का पठार देखते हैं, वो उस समय एक विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र था। एस्टेरॉयड के टकराने से लाखों साल पहले से ही वहां से भारी मात्रा में लावा और जहरीली गैसें निकल रही थीं। इन ज्वालामुखियों ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भर दी थी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा हो रही थी। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे थे और एस्टेरॉयड ने केवल आखिरी बार करने का काम किया। तो क्या हम कह सकते हैं कि डायनासोरों की किस्मत में ही खत्म होना लिखा था? मतलब दो बड़ी आपदाएं एक साथ? इसे आप डबल वैमी कह सकते हैं। अगर केवल ज्वालामुखी होते तो शायद डायनासोर खुद को ढाल लेते, क्योंकि वे लाखों सालों से वहां थे। लेकिन एस्टेरॉयड ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। जलवायु पहले से ही अस्थिर थी और अचानक आए उस प्रभाव ने पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती है वो ये कि अगर डायनासोर मर गए तो छोटे जानवर जैसे हमारे पूर्वज, जो उस समय छोटे स्तनधारी जीव थे, वे कैसे बच गए? मगरमच्छ और कछुए कैसे बच निकले? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब उनके आकार और उनके खाने की आदतों में छिपा है। डायनासोर विशाल थे, उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत अधिक भोजन और ऊर्जा की आवश्यकता थी। जब खाद्य श्रृंखला टूटी तो वे सबसे पहले प्रभावित हुए। इसके विपरीत उस समय के स्तनधारी जीव चूहे के आकार के थे। वे जमीन के नीचे बिलों में रहते थे, जिससे वे गर्मी और आग से बच गए। वे कुछ भी खाकर गुजारा कर सकते थे, जैसे कीड़े, सड़े हुए पौधे या यहाँ तक कि मरे हुए डायनासोर का मांस। मगरमच्छ और कछुए जैसे जीव ठंडे खून वाले होते हैं। वे लंबे समय तक बिना भोजन के रह सकते हैं और पानी के अंदर सुरक्षित रह सकते थे। यानी आकार ही उनका दुश्मन बन गया।
समीर जी, आपने इम्पैक्ट विंटर की बात की। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि उस समय का वातावरण कैसा रहा होगा? क्या वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा और बर्फ थी? सन्नाटा तो नहीं, लेकिन एक खौफनाक शांति जरूर रही होगी। टक्कर के बाद पहले कुछ हफ्तों तक आसमान से गर्म चट्टानों की बारिश हुई होगी, क्योंकि जो मलबा अंतरिक्ष में गया था वो वापस गिरते समय घर्षण की वजह से आग के गोलों में बदल गया। इसने दुनिया भर के जंगलों में आग लगा दी होगी। इसके बाद महीनों और सालों तक कालिख और धूल की एक मोटी परत ने आसमान को ढका रखा। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे गिर गया होगा। नदियां और झीलें जम गई होंगी। जो जीव आग से बच गए वे ठंड और भूख से मर गए। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे हम सर्वनाश कह सकते हैं। समीर जी, एक और थ्योरी है जो अक्सर चर्चा में रहती है, वो है डायनासोरों के अंडों का शिकार। क्या ये संभव है कि छोटे स्तनधारियों ने उनके अंडे खाकर उनकी आबादी खत्म कर दी हो? ये थ्योरी पहले काफी लोकप्रिय थी, लेकिन अब इसे मुख्य कारण नहीं माना जाता। डायनासोरों के साथ करोड़ों सालों से रह रहे थे। अगर वे अंडे खाकर उन्हें खत्म कर सकते तो वे बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते। हाँ, ये एक छोटा कारक हो सकता है जब डायनासोरों की संख्या पहले से ही कम हो रही थी, लेकिन ये उनके पूर्ण विनाश का मुख्य कारण नहीं हो सकता। आज के समय में जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो क्या हमें डायनासोरों के इस अंत से कुछ सीखना चाहिए? बिल्कुल। डायनासोरों का अंत हमें ये सिखाता है कि कोई भी प्रजाति, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के अचानक बदलावों के सामने बेबस है। डायनासोरों ने इस धरती पर 16 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक राज किया। तुलना के लिए हम इंसान आधुनिक रूप में केवल 3 लाख सालों से यहाँ हैं। हमने बहुत कम समय में पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना किसी प्राकृतिक आपदा ने भी नहीं पहुंचाया होगा। अगर हम जलवायु को इसी तरह बदलते रहे तो हम खुद अपने विनाश की पटकथा लिख रहे हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। समीर जी, क्या डायनासोर पूरी तरह से गायब हो गए हैं? मैंने सुना है कि आपके घर के बाहर चहकने वाली चिड़िया भी एक तरह की डायनासोर ही है। जी हाँ, तकनीकी रूप से डायनासोर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। जो एवियन डायनासोर थे, यानी पंखों वाले छोटे डायनासोर, वे बच गए और आज के पक्षियों के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। जब आप एक कबूतर या गौरैया को देखते हैं तो आप वास्तव में एक जीवित डायनासोर को देख रहे होते हैं। उनकी हड्डियों की बनावट और उनके डीएनए में आज भी उन विशाल पूर्वजों की छाप मिलती है। ये सुनकर तो डायनासोरों के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। समीर जी, चिक्शुलब क्रेटर के बारे में कुछ और बताइए। क्या आज भी हम उसे देख सकते हैं? वो क्रेटर आज मेक्सिको की खाड़ी के नीचे और कुछ हिस्सा जमीन के नीचे दबा हुआ है। वो लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा है। 1990 के दशक में तेल की खोज करने वाली कंपनियों ने इसे पहली बार पहचाना था। आज भी वैज्ञानिक वहां खुदाई करके चट्टानों के नमूने निकालते हैं ताकि उस भयावह दिन के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। उन चट्टानों में ऐसी कांच की छोटी गोलियां मिली हैं जो केवल अत्यधिक तापमान और दबाव में ही बन सकती हैं, जो एस्टेरॉयड की टक्कर का पक्का सबूत है। अगर वो एस्टेरॉयड आज पृथ्वी से टकराए तो क्या इंसान बच पाएंगे? ईमानदारी से कहूँ तो हमारे लिए बचना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि हमारे पास तकनीक है, शायद हम उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर चिक्शुलूब जैसा कोई एस्टेरॉयड टकराता है तो आधुनिक सभ्यता पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। हमारी निर्भरता बिजली, इंटरनेट और वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर बहुत ज़्यादा है। एक भी साल की फसल खराब होने से अरबों लोग भूख से मर सकते हैं। ये काफी डरावना विचार है। लेकिन क्या अंतरिक्ष में ऐसे खतरों पर नजर रखी जा रही है? जी हाँ, नासा और दुनिया की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी NEO पर लगातार नजर रखती हैं। हाल ही में नासा ने डार्ट मिशन के जरिए दिखाया कि हम एक एस्टेरॉयड की दिशा बदल सकते हैं। तो उम्मीद है कि हम डायनासोरों की तरह बेबस नहीं होंगे। चलिए, ये राहत की बात है। समीर जी, आपने जिक्र किया कि ज्वालामुखी फटने से एसिड रेन हो रही थी। क्या डायनासोरों की त्वचा या उनके शरीर पर इसका कोई खास असर पड़ा था? निश्चित रूप से। एसिड रेन की वजह से समुद्रों का पानी अम्लीय हो गया था, जिससे समुद्री जीव जंतु मरने लगे थे। जमीन पर पौधों की पत्तियां जल रही थीं। डायनासोरों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि हवा में सल्फर के कण भरे हुए थे। कुछ जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि मरने से पहले कई डायनासोरों की सेहत बहुत खराब थी। उनके अंडों के छिलके पतले हो रहे थे, जिससे उनमें से बच्चे नहीं निकल पा रहे थे। यानी एस्टेरॉयड आने से पहले ही उनका साम्राज्य भीतर से खोखला हो रहा था। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर एस्टेरॉयड नहीं भी आता तो भी डायनासोर धीरे धीरे खत्म हो जाते? ये एक बहुत बड़ा अगर है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वे शायद खुद को ढाल लेते और आज भी धरती पर मौजूद होते। अगर ऐसा होता तो शायद स्तनधारियों को कभी पनपने का मौका ही नहीं मिलता और हम इंसान आज यहाँ बैठकर ये चर्चा नहीं कर रहे होते। डायनासोरों का अंत हमारे लिए एक नई शुरुआत थी।
ये तो नियति का खेल लगता है। एक विशाल जीव का अंत एक नन्हे जीव के उदय का कारण बना। समीर जी, क्या कुछ ऐसे डायनासोर भी थे जो ठंडे इलाकों में रहते थे और उस बर्फबारी को झेल सकते थे? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, अंटार्कटिका और अलास्का जैसे क्षेत्रों में डायनासोरों के अवशेष मिले हैं जो काफी ठंडे माहौल में रहने के आदी थे। उनके शरीर पर शायद बाल या घने पंख भी थे। लेकिन समस्या केवल ठंड नहीं थी, समस्या थी भोजन का अभाव। जब पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया तो खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बड़े शरीर वाले जीवों के लिए भूख ही सबसे बड़ी कातिल साबित हुई। समीर जी, अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि डायनासोर बहुत तेज चिल्लाते थे और बहुत आक्रामक थे। क्या वास्तव में वे ऐसे ही थे या उनके गायब होने के समय वे लाचार और बीमार थे? फिल्मों में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। असल में डायनासोरों की आवाज़ शायद पक्षियों की तरह या मगरमच्छों के घुर्राने जैसी रही होगी। उनके अंत के समय वे निश्चित रूप से लाचार थे। कल्पना कीजिए एक टी-रेक्स की, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी था, लेकिन वो एक ऐसी चीज से लड़ रहा था जिसे वो देख भी नहीं सकता था, जहरीली हवा और भूख। ये एक बहुत ही दर्दनाक अंत था। समीर जी, इस पूरी चर्चा में एक बात साफ है कि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। डायनासोरों के गायब होने के कारणों पर आज भी शोध जारी है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई और नई थ्योरी आ सकती है? विज्ञान कभी रुकता नहीं है। हर साल हमें नए जीवाश्म मिलते हैं। अभी हाल ही में नॉर्थ डकोटा में एक ऐसी जगह मिली है जिसे टेनिस कहा जाता है। वहाँ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो ठीक उसी दिन के हैं जिस दिन एस्टेरॉयड टकराया था। वहाँ मछलियों के गलफड़ों में एस्टेरॉयड के टुकड़े फंसे हुए मिले हैं। ऐसी खोजें हमें उस घटना के और करीब ले जाती हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमें कुछ ऐसा पता चले जो हमारी पूरी समझ को बदल दे। समीर जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो डायनासोरों से बहुत प्यार करते हैं? बच्चों से मैं यही कहूंगा कि डायनासोरों को केवल खिलौनों या डरावने जीवों के रूप में ना देखें। वे पृथ्वी के सबसे सफल जीवों में से एक थे। उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि पृथ्वी का संतुलन कितना नाजुक है। हमें अपनी धरती का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें भी कभी ऐसे ही किसी रीसेट का सामना ना करना पड़े। और हाँ, अपने आसपास के पक्षियों को देखिए, वे डायनासोरों की विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। आपकी बातों ने आज हमें करोड़ों साल पीछे ले जाकर उस मंजर को महसूस कराया। दोस्तों, डायनासोरों का गायब होना महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये प्रकृति का एक ऐसा बदलाव था जिसने आज की दुनिया का रास्ता साफ किया। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। समीर जी, जाने से पहले एक और छोटी सी जिज्ञासा है। क्या ये संभव है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी कोई डायनासोर बचा हुआ हो, जैसे अक्सर लॉकनेस मॉन्स्टर की कहानियां सुनी जाती हैं? ये एक बहुत ही लोकप्रिय कल्पना है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसकी संभावना ना के बराबर है। समुद्र के जिन जीवों को हम अक्सर डायनासोर समझ लेते हैं, जैसे प्लेजियोसॉर या मोजासॉर, वे असल में तकनीकी रूप से डायनासोर नहीं थे। वे समुद्री सरीसृप थे और वे भी उसी समय के आसपास विलुप्त हो गए थे। समुद्र की गहराई में बहुत दबाव और ठंड होती है। वहां इतने बड़े जीवों के लिए पर्याप्त भोजन मिलना मुश्किल है। अगर वे वहां होते तो हमें अब तक उनके कुछ निशान जरूर मिलते। तो मतलब जुरासिक पार्क हकीकत में नहीं हो सकता? डीएनए की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। 6.6 करोड़ साल पुराने डीएनए को रिकवर करना असंभव है। डीएनए मुश्किल से कुछ लाख सालों तक ही सुरक्षित रह सकता है। इसलिए किसी एम्बर में बंद मच्छर से डायनासोर बनाना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। लेकिन विज्ञान में कभी कभी नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं और विज्ञान की अपनी संभावनाएं। समीर जी, आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए आपका पुनः आभार। मेरा सौभाग्य था। शुक्रिया। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एक विशाल एस्टेरॉयड और ज्वालामुखियों के तांडव ने पृथ्वी का चेहरा बदल दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी गहरी और रोचक बातों के लिए। धन्यवाद।